हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज। और मेडावल हिस्ट्री की सीरीज में हमने लास्ट के लेक्चर में दिल्ली सल्तनत को हमने स्टार्ट कर लिया था। वी हैव स्टार्टेड विद दिस दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको सबसे पहली जो डायनेसिटी आपको बताई थी वो है हमारी स्लेव डायनेसिटी के बारे में। इसके बारे में हमने डिस्कशन हमारा स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बताया कि ये वो सेगमेंट है जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है और उसने अब तक पूछे भी हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन योर पीवाईक्यूज, अपने अभी तक अपने पीवाईक्यूज को देखा भी होगा। अगर कोई फ्रेशर है, कोई बिगिनर है जो फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत को रीड कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के बारे में समझना चाहता है, देन आई विल रिकमेंड कि आप उसे एक बार जो है जब आप लेक्चर लगा लेते हो, लेक्चर के बाद आप जाकर के अपने पीवाईक्यूज को भी देखा कीजिए। पीवाईक्यूज से आपको जो है हेल्प मिलेगा कि वो हमारे लिए कितना सेगमेंट, जो वो टॉपिक का सेगमेंट कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या किस तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो हमसे एग्जाम में पूछ रहा है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिमांड कहाँ से आ रहा है, कितना लेवल है उस क्वेश्चन का, वो सभी आपको आपके पीवाईक्यूज देखने के बाद ही सब चीजें समझ में आएंगी। तो लास्ट के लेक्चर में हमने एबक के बारे में डिटेलिंग के साथ समझा था। वी हैव डिस्कस्ड एबक इन डिटेलिंग इन प्रीवियस लेक्चर। जो कल का लेक्चर था उसमें हमने देखा है कि वो एबक जो है वो कितने इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वो फाउंडर रहे हैं। फाउंडर हमेशा इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको पहले भी बताया है अगर फाउंडर होगा तो वो ज्यादा लंबा समय राज नहीं करने वाला है। उसका राज्य जो है, उसका टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम ही होगा, वो छोटा ही होने वाला है, मैक्सिमम नहीं होगा। वो ज्यादा लंबे समय के लिए जो है वो रूल नहीं करने वाला है। बाकी के जो रूलर्स आएंगे वो ज्यादा जो है मैक्सिमम टाइम के लिए वो यहाँ पर रूल करने वाले हैं। उनका जो राज्य होगा वो ज्यादा मैक्सिमम होने वाला है, वो ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने आई एम सॉरी, जो आरम शाह थे, आरम शाह के बारे में भी हमने जो है वो छोटा सा डिस्कशन किया। ऑल आरम शाह इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। लेकिन जो आरम शाह है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फिर भी मैंने आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई बार क्वेश्चन आ जाए। अगर वो यूपीएससी ने सोच लिया कि मुझे कान पकड़ना है, टेढ़े तरीके से चाहे पकड़ना पड़े तो मैं कान पकड़ूंगा, तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए, वो मार्क्स आपके डिटेक्ट नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो वो इसी वजह से मैंने आरम शाह को भी छोटा सा उसका डिस्कशन आपको दिया है, ताकि अगर आपको कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो नाम सुना सुना लगे और आपको कहानी उनके बारे में पता होनी चाहिए। जो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इल्तुतमिश के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे विद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो है अप्रोक्सीमेटली 1210 से लेकर के 1236 सीई तक का। इल्तुतमिश का आपने टाइम पीरियड अभी देख लिया है। आप इसे जो है रिवीजन की फॉर्म में अगर टाइमलाइंस बनाएं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगी। टाइमलाइंस बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी कि अगर किसी भी डायनेसिटी को टाइमलाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसे किस तरीके से हमारे नोट्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, ताकि मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइडेंस दूँ, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हो कि हमें टाइमलाइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप ये टाइप कीजिएगा, मैं आपके जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स होंगे इसके ऊपर, टाइमलाइंस के ऊपर, मैं उतनी ही जो है आपको जो है जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी।
ऑल्दो ये वीडियो वैसे भी मैं आपको देने ही वाली हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही दूंगी अगर आप नहीं भी कमेंट करेंगे, लेकिन स्टिल इफ यू विल कमेंट दिस इन माय कमेंट बॉक्स, देन आई विल फील वेरी कनेक्टेड टू यू पीपल, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो हैं वो कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में कनेक्शन सा फील होगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि आपको जो है टाइमलाइन के रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि आप किस तरीके से जो है एक डायनेसिटी को किस तरीके से हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं हमारे टाइमलाइन्स के ऊपर। तो अभी हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल कहा जाता है कि यही एक ऐसा जो है शासक था। इसने जो है जो है सभी को यहाँ पर कंसोलिडेट किया, पूरा जो है एक करके ये लेकर के आए हैं। तो इन्होंने कंसोलिडेशन के लिए इनको जाना जाता है। ये ऐसे एक टर्किश रूलर हैं, ऐसे टर्किश रूल ये लेकर के आए कि इन्होंने सभी को यहाँ पर कंसोलिडेट किया। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो थे हमारे इल्तुतमिश, ये बिलोंग करते हैं अलबरी ट्राइब से। तो इल्तुतमिश के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप जो है आपको मेमोराइज करनी है, दैट ही बिलोंग टू belong to Elbari dynasty, Elbari tribe. I will say Elbari tribe, नॉट डायनेसिटी। एल्बरी डायनेसिटी तो इसे खुद ही कहा जाता है, स्लेव डायनेसिटी को। तो एल्बरी ट्राइब क्या होता है? एल्बरी ट्राइब को जो है एज अ स्लेव भी कहा जाता है कि ये एक इस तरह की ट्राइब होती है, ट्राइब है, एक कम्युनिटी है जहाँ ये स्लेव से ही बेसिकली जो है रिलेटेड होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कई बार जो है वो पूछ लेता है, वैसे अभी ये नहीं पूछने वाला है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए, वो इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी जो है आपसे पूछ सकता है कि स्लेव डायनेसिटी में एल्बरी ट्राइब से कौन-कौन से रूलर्स जो हैं वो बिलॉन्ग करते थे, कौन-कौन से रूलर्स जो थे वो एल्बरी ट्राइब से बिलॉन्ग करते थे। तो वो एक नाम है इल्तुतमिश का और दूसरा नाम है बलबन का। तो बलबन और इल्तुतमिश ये दोनों एल्बरी ट्राइब से ही कनेक्टेड हैं। इन दोनों का नाम जो है एल्बरी ट्राइब से जो है से लिंक होता है, इससे एसोसिएटेड है। ऐबक का नाम एल्बरी ट्राइब से नहीं है। तो ये जो है आप मेमोराइज कीजिएगा, इसे याद रखिएगा कि इल्तुतमिश और बलबन एल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐबक इस ट्राइब से बिलोंग नहीं करता। ऐबक एल्बरी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता। इल्तुतमिश और बलबन ही इस डायनेसिटी इस ट्राइब से सॉरी इस ट्राइब से जो है उनका कनेक्शन है, उनका एसोसिएशन है। ओनली इल्तुतमिश एंड बलबन बिलोंग टू एल्बरी ट्राइब। तो जो इल्तुतमिश है ही बिलोंग टू एल्बरी ट्राइब, और जो है इसे जो है इनकी डायनेसिटी को इसी वजह से कहा जाता है एल्बरी डायनेसिटी। तो इल्तुतमिश की जो टाइम पीरियड है, इल्तुतमिश का जो समय है, इसे एल्बरी डायनेसिटी कहा जाता है। तो स्लेव डायनेसिटी को एल्बरी डायनेसिटी भी कहा जा सकता है, ममलूक डायनेसिटी भी कहते हैं, और स्लेव डायनेसिटी तो आपको मालूम ही है। एल्बरी डायनेसिटी से इसका नाम जो है यहाँ से आता है। एल्बरी डायनेसिटी का नाम एल्बरी ट्राइब से आया है। तो ये बेसिकली एक स्लेव से ही रिलेटेड होती है। इतना ही याद रखने का आपको इम्पोर्टेंट है कि ये एक स्लेव से रिलेटेड ही ट्राइब होती है, और एल्बरी डायनेसिटी का जो नाम है वो एल्बरी ट्राइब से ही आता है। और कुछ हमारे पास हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के जो सौतेले भाई थे, जितना जो इल्तुतमिश के सौतेले भाइयों ने क्या किया, इल्तुतमिश को एज अ स्लेव के जो है एज अ स्लेव इनको बेच दिया था ऐबक को, क्योंकि इल्तुतमिश जो थे ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे।
इल्तुतमिश का जो फीचर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स, और ये हैंडसम ज़्यादा थे अपने भाइयों के कंपैरेटिव, अपने ब्रदर्स के कंपैरेटिव। ही वाज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन देयर फैमिली। सो उनके जो भाई थे इसी वजह से इससे जेलस थे, और इसी वजह से इनके भाइयों ने इनके भाई जो थे वो सौतेले भाई थे इनके। इल्तुतमिश के सौतेले भाई इनसे जलते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश के जो हाफ ब्रदर्स थे, इनके सौतेले भाइयों ने इल्तुतमिश को ऐबक को बेच दिया था। तो इल्तुतमिश को बेचा गया, किससे बेचा गया? इल्तुतमिश को ऐबक को बेच दिया। ऐबक को इल्तुतमिश जो है वो अपने साथ लेकर के चले गए थे इन द फॉर्म ऑफ स्लेव। तो इस इन्हें स्लेव की फॉर्म में बेच दिया जाता है। इनके जो हाफ ब्रदर्स थे, इल्तुतमिश के जो सौतेले भाई थे, वो इन्हें गुलाम जो है बना करके ऐबक के साथ इनको बेच देते हैं, ऐबक को बेच देते हैं कि ये हमारा ये गुलाम हम आपको बेचना चाहते हैं। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में एक छोटी सी स्टोरी। उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश को वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है ऐबक। ऐबक फिर उसे अपना दामाद बना लेता है। ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लेता है, अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर देता है। इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद क्या होता है, लेटरली ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को इक्तादार की फॉर्म में अपॉइंट करता है ग्वालियर में। ग्वालियर में एज अ इक्तादार की फॉर्म में उसे जो है यहाँ पर अपॉइंट करता है कि आप यहाँ पर इक्तादार रहेंगे ग्वालियर में। तो आफ्टर बिकमिंग सुल्तान, सुल्तान बनने के बाद, इसके बाद वो सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने की मैंने आपको इसकी पूरी स्टोरी बताई थी जब आरम शाह के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जब आरम शाह के बारे में डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये इल्तुतमिश कहाँ से आया है, ये सुल्तान कैसे बना, वो सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस कर दिए थे उनके बारे में। और ये इल्तुतमिश जो है इनको एज अ स्लेव की फॉर्म में कैसे मिला, वो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ऐबक को ये गुलाम की फॉर्म में कैसे मिला। क्योंकि इल्तुतमिश के जो सौतेले भाई थे उन्होंने इल्तुतमिश को ऐबक को बेच दिया था गुलाम बनाकर। तो गुलाम बनाने के बाद इल्तुतमिश को गुलाम बना दिया और ऐबक को बेच दिया। ऐबक इसे अपने साथ लेकर के आया और अपनी बेटी की शादी ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ कर दी। इल्तुतमिश के साथ करने के बाद इल्तुतमिश उनका दामाद बन गया। दामाद बनने के बाद वो ग्वालियर में इक्तादार बन गया। इक्तादार बन गया, किस्मत बहुत जो है उन आपको कहीं पर भी लेकर के जा सकती है। इसी तरीके से इल्तुतमिश की जो किस्मत थी वो उसे यहाँ से यहाँ लेकर के आई। कहाँ उसे गुलाम बना करके बेचा गया था, कहाँ वो दामाद बन गया और वो इक्तादार बन गया। इक्तादार के बाद वो क्या बन गया, वो सुल्तान बन गया। फिर वो सुल्तान बन गया। तो ये थी एक इल्तुतमिश की छोटी सी कहानी जो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस की। इल्तुतमिश को अपॉइंट किया गया एज इक्तादार ऑफ ग्वालियर। इन्हें ग्वालियर का इक्तादार बनाया गया। फिर बाद में ये सुल्तान बन गए। सुल्तान बनने के बाद इन्होंने क्या किया, जब ये सुल्तान बन गए, सुल्तान बनने के बाद इन्होंने जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी थी। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली जो है पहले कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, पहले लाहौर में थी। लेकिन फिर इन्होंने लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर दी थी कैपिटल के। अभी दिल्ली में हमारी कैपिटल हुआ करेगी, तो अभी जो थी वो शिफ्ट कर गई फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। तो ये इतना आपको समझ में आया कि इल्तुतमिश कहाँ से आए थे, कैसे ऐबक को मिले, फिर ये इक्तादार बन गए, फिर ये सुल्तान भी बन गए। लेकिन अब सुल्तान बनने के बाद जो हमारे इल्तुतमिश थे, ये अपने रूल के, अपने राइन के
अपने जो इनका जो शासनकाल था, अपने शासनकाल के पहले 10 साल इन्होंने जो है यहाँ पर ऐसे ही गुजारे कि ये अपने थ्रोन को बचाना चाहते थे। अपनी गद्दी को बचाने के लिए ही इन्होंने जो पहले 10 साल थे वो इसी में ही लगा दिए थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने शासनकाल के इन्होंने 10 इयर्स जो थे वो अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के लिए ही लगा दिए, अपने थ्रोन को सिक्योर करने में ही लगा दिए थे। तो ये इन्होंने अपने थ्रोन को सिक्योर करने के लिए लगा दिए। अभी आप सोचोगे कि इन्होंने अपने थ्रोन को सिक्योर क्यों करना था? आखिर इनको थ्रेट कहाँ से आ रहा था? आखिर कहाँ से ये चीज़ें आ रही थी कि इनको इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही थी? इनसिक्योरिटी कहाँ से फ़ील हो रही थी? जो कमांडर्स थे मोहम्मद गोरी के, जैसे कि यल्दौज यल्दौज था, कबाचा था और अली मर्दान था। और अली मर्दान, ये 3 हमारे कमांडर्स रहे हैं। इन कमांडर्स का नाम आप याद रखिएगा। कमांडर्स ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के कुछ कमांडर्स जैसे कि यल्दौज। यल्दौज के साथ कौन होगा? यहाँ पर एक है कबाचा। कबाचा के साथ-साथ और कौन रहेगा? अली मर्दान। अली मर्दान। ये 3 जो हैं हमारे कमांडर्स हैं जो गोरी के टाइम से थे, जो कमांडर्स थे। ये इन तीनों के नाम आपको यहाँ पर मेमोराइज करने हैं, यल्दौज, कबाचा और अली मर्दान। तो यल्दौज के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो यल्दौज था ये गजनी में था। गजनी में यल्दौज बैठा था। कबाचा जो था वो मुल्तान के एरिया में बैठा था, मुल्तान के क्षेत्र में था। और अली मर्दान जो था ये कौन से क्षेत्र में था? ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने विद्रोह कर दिया। तो नेक्स्ट एक बार स्लाइड में आपको मैं दिखा देती हूँ। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको छोटा सा मैप बना करके बताऊं, एक रफ मैप है ये, ऐसा नहीं है कि यही मैप होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एज अ रफ मैप आपको बना करके बता रही हूँ। जो बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन था? यहाँ पर अली मर्दान। अली मर्दान था। और हमने बात की मुल्तान के क्षेत्र में। मुल्तान का क्षेत्र यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि यहाँ पर था मुल्तान। मुल्तान में कौन बैठा था? मुल्तान में बैठा था कबाचा। कबाचा बैठा था। और मुल्तान के पास हमने देखा कि यहाँ पर गजनी, गजनी में लेट सपोज के गजनी यहाँ है। गजनी में कहा कौन था? गजनी में था यहाँ पर हमारा यल्दौस। ये तीनों कमांडर्स यहाँ पर बैठे थे और इन तीनों ने ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इन तीनों ने ही विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से अभी इनको सोचना पड़ेगा। जो इल्तुतमिश था इसको यहाँ पर कुछ ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने जो है अपने थ्रोन को बचाने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने राइन के 10 इयर्स इसी में ही स्पेंड कर दिए। अपने राइन के 10 इयर्स वो जो है वो अपने थ्रोन को बचाने में ही लगा देता है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। और इसके साथ-साथ और भी चीज़ें हो रही थी। इसके साथ-साथ जो जो जल्लौर और रणथंभौर के जो चीफ्स हुआ करते थे, उन्होंने भी जॉइन किया। ग्वालियर और जो कलिंजर था, उनके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। उनके साथ मिलकर के इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर कर दिया। तो इन्होंने एक और चीज़ हुई थी, जल्लौर, रणथंभौर ग्वालियर और कलिंजर,
इन सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए और अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी, अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी। ये तीनों तो क्या कर रहे थे, ये तीनों तो विद्रोह कर रहे थे और इन चारों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके साथ साथ और क्या हो रहा था, इसके साथ साथ मंगोल जो है वो एकदम से राइज कर रहा था। मंगोल में कौन बैठा था, मंगोल में चंगेज खान बैठा था। मंगोल में कौन बैठा था, चंगेज खान। चंगेज खान जो है वो मंगोल में बैठा था। मंगोल में ये बैठा था, लेकिन ये थ्रेट जो है वो पैदा कर रहा था एक यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के लिए। जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैं यहाँ पर ये एकदम से यहाँ पर एक थ्रेट, यहाँ पर अपना पावर का यहाँ पर एक शो कर रहा था। यहाँ पर ये थ्रेट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ये भी एक थ्रेट था। और इंडिपेंडेंसी का डिक्लेयर होना और इन तीनों का यहाँ पर विद्रोह करना, ये सब चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जो इल्तुतमिश को परेशान कर रही थी कि हम जो मेरा थ्रोन है वो कहीं मुझसे छिन ना जाए। तो उन्हें जो है यहीं पर एक इनसिक्योरिटी फील हो रहा था। इन सब चीज़ों से ही उसे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने शासन के 10 साल इन सब अपने थ्रोन को बचाने में ही लगा दिए। तो ये था एक छोटा-सा डिस्कशन जहाँ पर हमने ये देखा। आगे चलेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश टूक अप द टास्क ऑफ कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन। तो यहाँ पर ये इसने कहा कि अभी डरने का समय नहीं है। डर कर मैं कितना समय जो है अपना वेस्ट कर चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर द शो टाइम। ये अभी शो टाइम का समय आ चुका है। अभी मुझे दिखाना होगा कि भी मैं इल्तुतमिश क्यों हूँ, मैं इल्तुतमिश क्यों हूँ। इसने दिखाया यल्दौस को डिफीट करके। अभी इसने क्या किया, अभी ये क्या करेगा, 1215 1215 सीई के दौरान ये क्या कर रहा है, इसने डिफीट, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तराइन। अभी आप बोलोगे कितनी बैटल ऑफ तराइन आएंगी, वो जो थी वो गोरी के साथ रिलेटेड है। ये बैटल ऑफ तराइन 1215 सीई के दौरान हुई थी, जो इल्तुतमिश के साथ रिलेटेड है। तो बैटल ऑफ तराइन होता है किसके बिटवीन होता है, ये यल्दौस वर्सेस इल्तुतमिश है, जिसमें जो है यल्दौस हार जाता है। यहाँ पर जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौस। तो यल्दौस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। ये हो गया यल्दौस के बारे में जो हमने देखा। अभी 1217 का समय आएगा। अभी 1217 में ये क्या करने वाले हैं, ये कबाचा को भी मुल्तान और पंजाब के क्षेत्र से बाहर कर देंगे। अभी 1217 का समय आता है कि अभी हम दिखाएंगे कि ये शो टाइम कैसे होता है। तो इन्होंने अपना शो टाइम दिखाया 1217 सीई के दौरान। जो है इल्तुतमिश ड्रोव अवे कबाचा कबाचा फ्रॉम पंजाब और मुल्तान का जो क्षेत्र था, यहाँ से वो कबाचा को जो है वो बाहर निकाल देता है, उसे बाहर फेंक देता है। ड्रोव अवे कबाचा, तो कबाचा को बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है, 1220 सीई का समय आता है। इसके बाद 1220 सीई का समय आता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे चंगेज खान थे, चंगेज खान मंगोल के राजा थे। चंगेज खान ये मंगोल के रूलर हैं, मंगोल के ये लीडर हैं, मंगोल रूलर और लीडर। तो इन्होंने जो है क्या किया,
जो चंगेज खान थे, इन्होंने स्टार्ट किया इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के ऊपर जो है इन्होंने आक्रमण करने स्टार्ट किए और इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था चंगेज खान ने ख्वारिज्म एम्पायर को। ख्वारिज्म एम्पायर को इन्होंने यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। चंगेज खान क्या करते हैं? चंगेज खान जो है इन्वेड करते हैं सेंट्रल एशिया के ऊपर, इन्वेड सेंट्रल एशिया। उसके बाद ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय ख्वारिज्म एम्पायर। ख्वारिज्म एम्पायर को ये यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक बार चंगेज खान की जो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आप उसे समझिए कि ये क्या थी। तो चंगेज खान ने इतना अपना आतंक कैसे फैलाया था वो हम जानने वाले हैं। तो चंगेज खान का इतना आतंक कैसे फैला? तो चंगेज खान ने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है लास्ट की स्लाइड में कि जो चंगेज खान थे ये मंगोल के शासक थे, रूलर ऑफ मंगोल। तो इन्होंने क्या किया? सेंट्रल एशिया के ऊपर इन्वेजन्स अपनी स्टार्ट कर दी। इन्वेजन करने के बाद इन्होंने ख्वारिज्म एम्पायर जो था उसे एकदम से नष्ट कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें जो है यहाँ पर शाह ऑफ ख्वारिज्म, जो ख्वारिज्म के शाह थे, शाह ऑफ ख्वारिज्म, इनके जो बेटे थे, इनके बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम है जलालुद्दीन मंगभरानी। जलालुद्दीन मंगभरानी इनके बेटे थे शाह ऑफ ख्वारिज्म के। तो यहाँ पर ये जो इनके बेटे हैं, ख्वारिज्म शाह ऑफ ख्वारिज्म के जो बेटे हैं, ये जलालुद्दीन जो हैं, ये इनसे बचकर भाग रहे थे। ये इनसे बचकर, ये मंगोल्स से बच के, ये जो चंगेज खान थे इनसे बचकर ये भाग रहे थे, एस्केपिंग फ्रॉम मंगोल्स। ये मंगोल्स से भाग रहे थे, कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहां जा रहे थे। मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो थे मंगोल से बचते हुए ये अब किसी जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर शेल्टर की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। और वो दरबार किसी और का नहीं, वो इल्तुतमिश का ही था। ये भागते भागते इधर उधर जाते जाते इल्तुतमिश के दरबार में पहुंच जाते हैं। ये इल्तुतमिश के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर ये इल्तुतमिश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, कह रहे हैं मुझे शेल्टर दे दीजिए, मुझे असाइलम दे दीजिए। एंड इल्तुतमिश जो है हमारे, वो उन्हें मना कर देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो थे हमारे जलालुद्दीन जो थे ये भाग रहे थे मंगोल से। तो ये जो है शेल्टर की जो है यहाँ पर जाते हैं, शेल्टर के लिए ये इधर उधर भाग रहे थे और ये पहुंच जाते हैं इल्तुतमिश के कोर्ट में, इनके दरबार में। जहां पर क्या होता है, इल्तुतमिश रिफ्यूज्ड टू गिव असाइलम टू हिम। इल्तुतमिश क्या करते हैं, वो इन्हें असाइलम देने से मना कर देते हैं। वो इन्हें असाइलम देने से जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं आपको असाइलम नहीं दे सकता, मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अपनी इस डिप्लोमेटिक स्किल का यूज करके, अपने डिप्लोमेटिक स्किल को यूज करके इन्होंने जो है मंगोल के आक्रमण से इंडिया को बचा लिया। और इसी वजह से इन्होंने जो मंगोल्स का अटैक हो रहा था, इन्होंने प्रिवेंट किया मंगोल के अटैक को, प्रिवेंट मंगोल अटैक प्लस सेव्ड इंडिया। तो इन्होंने इंडिया को बचाया
जो चंगेज खान था उसके गुस्से से, उसके जो उसका जो एकदम से अग्रेशन वाला रूप था, उससे इन्होंने जो है इंडिया को बचा लिया। नहीं तो अगर ये असाइलम दे देते तो शायद जो इल्तुतमिश था उसे चंगेज खान मार देता, तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता अगर वो उसे असाइलम दे देता। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज किया। उसने भी चाणक्य को पढ़ा हुआ था, तो उसको भी पता था कि डिप्लोमेसी कैसे वर्क करती है। तो इल्तुतमिश ने अपने डिप्लोमेटिक तरीकों का यूज किया और यहाँ पर इंडिया को मंगोल के अटैक से बचाया। और यहाँ पर ये जो है चंगेज खान ने अब यहाँ पर अटैक नहीं किया, क्योंकि ये जो था हमने इसे शेल्टर देने से मना कर दिया था। तो ये था एक चंगेज खान के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन जो यहाँ पर हो चुका है। इनकी एक छोटी सी स्टोरी थी कि आपको पता हो कि चंगेज खान के से हमें किस तरीके से हम जो है इल्तुतमिश को कैसे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। तो इसके बाद हम चलेंगे यहाँ आगे 1225 सीई के दौरान। 1225 सीई के दौरान चलेंगे। यहाँ से क्या होता है, इल्तुतमिश जो है अपनी आर्मीज को जो है एंगेज करता है इन सप्रेसिंग द डिस्टर्बेंसेस इन द ईस्ट। जो ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस हो रही थी उनको दबाने के लिए यहाँ पर वो उन्हें कहता है कि आप जा करके जो है ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप उन्हें जा करके यहाँ पर सॉल्व कीजिए, उनको सप्रेस करने की कोशिश की। तो यहाँ पर 1226 से लेकर के 1227 सीई में जो इल्तुतमिश है वो लार्ज आर्मी को भेजता है। उस लार्ज आर्मी को जो है वो किसके अंडर भेजता है, वो अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के अंडर एक लार्ज आर्मी को भेजता है 1226 से 1227 के बीच में। यहाँ पर तो वो सप्रेस करने की कोशिश करता है, सप्रेस डिस्टर्बेंसेस इन ईस्ट। 1226 से 1227 सीई के दौरान में क्या होता है, ये अपने बेटे सन नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद के अंडर एक लार्ज आर्मी को ये भेजता है। अब बिहार, यहाँ पर बंगाल और बिहार के अंदर, बिहार और बंगाल के अंदर, बिहार एंड बंगाल के अंदर ये भेजता है अपनी लार्ज आर्मी को। और वहां पे कहता है कि आप हरा करके आए जो वहां की जो था इवाज खान बैठा था वहां पर इवाज खान को आप हरा करके यहाँ आए। तो ये नसीरुद्दीन जो था वो बहुत ही पावरफुल था एंड यहाँ पर अपने पिताजी की बात को ये नहीं काट सकता था। पिताजी ने बोला है कि जीत करके आना है तो ये जीत करके ही आएंगे, क्योंकि ये पिताजी ने बोला है। पिताजी इनके लिए सब कुछ थे, तो पिताजी के कहने पर ही ये यहाँ पर जाते हैं लार्ज आर्मी के साथ बिहार एंड बंगाल के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये डिफीट करते हैं, डिफीटेड इवाज खान। ये इवाज खान को यहाँ पर हरा देते हैं और बिहार और बंगाल को वापस अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर ये लेकर के आते हैं एंड बिहार बंगाल को ये दिल्ली सल्तनत के अंदर दोबारा से इंक्लूड कर लेकर के आ जाते हैं। ये इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और इसे अपने अंडर कर लेकर के चले जाते हैं। तो ये था यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन जो हमने अभी किया। यहाँ पर एक सिमिलरली यहाँ पर और भी कैंपेन्स किए गए हैं राजपूत चीफ्स के अगेंस्ट, जहाँ पर हमने देखा कि जो रणथंभौर था, रणथंभौर को कैप्चर किया गया था 1226 सीई के दौरान। तो एक तरफ तो बिहार बंगाल के अंदर ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ कुछ नहीं हो पा रहा होगा, दूसरी तरफ भी हो रहा था।
दूसरी तरफ जो रणथंभोर था उसे यहाँ पर कैप्चर किया जा रहा था। इसी ईयर के अंदर 1226 सीई के अंदर ही जो रणथंभोर था, रणथंभोर को कैप्चर किया जा रहा था, इसे कैप्चर कर रहे थे। एंड बाय 1231 सीई के दौरान जो इल्तुतमिश है वो एक इस्टेब्लिश करता है हिज अथॉरिटी ओवर। 1231 के अंदर ये अपनी यहाँ पर अथॉरिटी, ये अपनी जो है अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है ओवर जो मैंडोर का रीजियन था और जल्लौर का, मैंडोर, जल्लौर एंड बयाना और ग्वालियर के अंदर ये अपनी जो है अथॉरिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेता है बाय 1231 सीई के दौरान। तो यहाँ पर अपने अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर लेता है एंड अटैक करता है जो नगड़ा था। मेवाड़ का जो कैपिटल है नगड़ा, द कैपिटल ऑफ मेवाड़, नगड़ा जो है वो कैपिटल है मेवाड़ का, और इसके ऊपर भी वो अटैक करता है, इसके ऊपर भी वो अटैक करता है। और साथ के साथ ये गुजरात के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, गुजरात के ऊपर भी अटैक करता है, और एक बार नहीं करता है, कई बार करता है। गुजरात के ऊपर भी ये जो है अटैक करने की कोशिश करता है। बाद में ये चालुक्यास जो थे गुजरात के, उनके ऊपर भी एक्सपेडिशंस करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुजरात के ऊपर भी चालुक्यास के साथ भी ये एक्सपेडिशन करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी इसे सक्सेस नहीं मिलती है। तो आगे अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्तास। तो इसने अपने जो अपना एम्पायर जो था, द होल एम्पायर को इसने डिवाइड किया हुआ था। एम्पायर को इसने डिवाइड किया था एक ताज के अंदर। इसने यहाँ पर जो है इसे डिवाइड किया हुआ था। इक्तास क्या थे? अभी इक्तास क्या होते हैं? ये एक असाइनमेंट है ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ सैलरी। तो सैलरी की फॉर्म में जो है लैंड को देना कहा जाता है। सैलरीज जो हैं आज तो आपको कैश में मिलती हैं, उस समय जो है जो सैलरीज पे किया करते थे किसी भी ऑफिशियल को, किसी भी ऑफिसर को अगर कोई सैलरी दी जाती थी, वो उसे लैंड की फॉर्म में भी दे दी जाती थी, वो उसे लैंड की फॉर्म में भी दे दी जाती थी। सैलरीज जो है आज के टाइम पर तो आपने देखा होगा कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं उसमें आपकी सैलरीज जो हैं वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पर इक्ताज जो लैंड है वो एज अ सैलरी की फॉर्म में दे दी जाती थी। तो ये होता है इक्तास। और हर इक्तादार हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यू। तो ऐसा नहीं है कि आपको जमीन दे दी और आप फ्री होकर के चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय के साथ आप ब्रेड पकोड़े खा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इक्तादार जो होंगे, इक्तादार्स एकतादार जो होंगे वो लॉ को भी मेंटेन करेंगे, मेंटेन लॉ। इनके भी कुछ काम होंगे, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और साथ में ये एकतादार्स क्या करेंगे? दे विल कलेक्ट रेवेन्यू। ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे, ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ओन सैलरी एंड एक्सपेंसेस। अपनी सैलरी उसमें से काटने के बाद अपनी सैलरीज और जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितना खर्च इन्होंने किया है, वो इसमें से कट करने के बाद जो भी अमाउंट बच जाएगा, जो अमाउंट बचेगा, द लेफ्ट अमाउंट, they had to send this to the central government।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। वो इल्तुतमिश को भेजना पड़ेगा क्योंकि इल्तुतमिश ही तो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म में बैठा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अपनी सैलरीज और अपने जो भी इन्होंने खर्च किया है, जो एक्सपेंसेस किए हैं, वो कट करने के बाद वो उन जो भी रेवेन्यू ये कलेक्ट करेंगे, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसमें से ये एकतादार अपनी सैलरी को पहले ही काट लेंगे और साथ में जो भी इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं वो भी इसमें से डिडक्ट कर लेंगे, वो भी काट लेंगे। अभी जितना अमाउंट बच जाएगा, जो अमाउंट बचा है, वो उस बचे हुए अमाउंट को वो दे देंगे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जो इक़्तादार्स थे इक़्तादार्स होते हैं, ये ट्रांसफरेबल भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इक़्तादार होता है ये ट्रांसफरेबल भी जो है, यहाँ इसे कहा जा सकता है कि ये ट्रांसफरेबल भी है। ट्रांसफरेबल। तो आगे चलेंगे। ऑर्गेनाइज्ड तुर्कने चहलगानी। तो इन्होंने एक यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने चहलगानी सिस्टम को भी ये लेकर के आते हैं। तुर्कने चहलगानी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेमोराइज करने की ज़रूरत है, इसे याद रखिएगा। तो चहलगानी सिस्टम जो है वो कौन लेकर के आता है? वो इल्तुतमिश ही लेकर के आते हैं। अभी ये क्या होता है, ये एक नई क्लास है जिसमें रूलिंग एलाइट्स होंगे, जिसमें 40% होने वाले हैं। ये एक रूलिंग एलाइट है ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स। मिलिट्री लीडर्स, इन्हें द 40 भी कहा जाता है, द 40 भी कहा जाता है। ये एक 40 चहलगानी का मतलब है 40 ऐसे रूलिंग एलाइट पर्सन्स होंगे, मिलिट्री लीडर्स होंगे, जो यहाँ पर जो इसमें इंक्लूड होंगे बेसिकली जो टर्किश आमिर्स होंगे, जो टर्किश नोबल्स होंगे, वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। जो एक जो सुल्तान है वो सुल्तान को एडवाइस करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में। तो यहाँ पर चहलगानी सिस्टम के अंदर ये जो है वो टर्किश आमिर्स होंगे। टर्किश आमिर्स जो होंगे ये एडवाइस देंगे, एडवाइस यहाँ पर देंगे एंड हेल्प्ड सुल्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी हेल्प करेंगे कि जो सुल्तनत है वो कैसे चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलेगा। तो आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये जो ग्रुप होता है ये एकदम से पूरी पावर अपने हैंड में ले लेता है और ये ही डिसाइड करेगा कि आगे राजा कौन बनने वाला है। तो ये ही आगे डिसाइड करेगा। ये जो टर्किश लोग बैठे हैं चहलगानी में, यही आगे का रूलर को डिसाइड करेंगे कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद आगे कौन बैठने वाला है। तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद आगे कौन बैठेगा वो यही डिसाइड करेंगे। ये इन्होंने अपने हाथ के अंदर बहुत ज्यादा पावर इन्होंने ले ली थी। तो आगे चलेंगे। इनकी जो अथॉरिटी थी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अब्बासिड्स। तो किसी भी राजा को जो है वर्क करने के लिए किसी एक आपने देखा होगा कि जो सेंट्स होते हैं या कोई भी रिलीजियलिस्टिक चीजें होती हैं, उनसे जो है एकदम अपना कनेक्शन दिखाना होता है। तो कैलिफ को जो है इन्होंने जो है बहुत ही उससे पॉजिटिव इन्होंने ले लिया था कि ठीक है, अब्बासिड का जो कैलिफ था, बगदाद में जो कैलिफ बैठा था, उसने भी अपना सपोर्ट इल्तुतमिश को दे दिया था। अगर किसी अच्छे व्यक्ति का एक पर्सनालिटी है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसका नाम अगर कोई ले दे,
उसका नाम अगर किसी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पर्सन, एक इम्पोर्टेंट लीडर के साथ उसका नाम ऐड हो जाए तो वो लीडर की पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हो जाती है और ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा अमंग द कॉमन पीपल्स, क्योंकि अभी लोगों को लगेगा कि ये कैलिफ भी इसको सपोर्ट करता है, कैलिफ भी इसको मानता है। तो कैलिफ ने भी इसकी पावर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसने पहले जो है कैलिफ को भी भेजा कि आप ही सब कुछ करते हो, आप नहीं करना है। लेकिन कैलिफ इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, भी ठीक है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप बैठिए यहाँ पर, सुल्तान बनकर बैठिए, वी विल सपोर्ट, वी हैड द सपोर्ट टुवर्ड्स यू, तो हमारा सपोर्ट आपकी तरफ ही रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पर, इनको जो है यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलता है, इनको रिकॉग्निशन मिलता है बाय अब्बासिड कैलिफ ऑफ बगदाद। जो बगदाद का अब्बासिड कैलिफ है वहां से भी इसको सपोर्ट मिलता है। अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड है इसका 1229 सीई का, 1229 सीई का, एज ही रिसीव्ड द मंसूर। तो इनको एक मंसूर मिलता है, द लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। तो लेटर रिकॉग्निशन का एक लेटर मिलता है इल्तुतमिश को, जिसे बोला जाता है मंसूर। तो मंसूर एक लेटर है, अ लेटर ऑफ जो है रिकॉग्निशन इसे कहा जाता है। लीगल सोवरेन रूलर बना देता है इसको, जो इल्तुतमिश को ये एक लीगल सोवरेन रूलर की फॉर्म में यहाँ पर बना देता है। और साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने अरेबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर टंका को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, इशू किया था इसने, आई विल से इशू किया था, नॉट इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस इज समथिंग एल्स। तो इसने यहाँ पर अगर हम देखें तो अराबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर टंका, इसने सिल्वर टंका कहा जाता है जो कॉइनेज यहाँ पर यूज हो रहा था, जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 175 ग्राम्स का था। तो ये कॉइनेज इस इन्होंने यहाँ पर इशू किया, जिसे बोला जाता है सिल्वर टंका, जो एक रिमेन बन जाता है आज के मॉडर्न रुपी का और कॉपर जित्तल का। ये एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर रिमेन्स बन जाते हैं कि इन्हीं से ही आगे कॉइन्स इस तरीके से फॉर्म हुए होंगे। तो इन्हें जो है फादर ऑफ टूम बिल्डिंग भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे टूम्स को बिल्ड किया है, बिल्ट, जो जो सुल्तान गरी है, सुल्तान गरी इन दिल्ली, इसको भी बिल्ड करवाया है, इसीलिए इनको जो है वो फादर ऑफ टूम बिल्डिंग कहा जाता है। इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया कुतुब मीनार का, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था इसको कंप्लीट किया। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था इसे इन्होंने कंप्लीट किया है। ये भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी एट दिल्ली, इट इज़ प्रेजेंट एट दिल्ली। ये एक टॉलेस्ट टावर रहा है इंडिया का। और अगर आगे बात करें तो इन्होंने पैट्रोनाइज किया मिन्हास उस सिराज को, मिन्हास उस सिराज को इन्होंने पैट्रोनाइज किया, पैट्रोनाइज्ड मिन्हास उस सिराज को, जिसने लिखा है, इसकी राइटिंग है, इसकी राइटिंग का नाम याद रखिएगा, तकाते नसूरी, तकाते नसूरी, तकाते नसूरी, जो मिन्हास उस सिराज, जो सिराज की लिखी हुई है उसका, आप ये राइटिंग इन्होंने लिखी थी, इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है।
और ये जो थे हमारे इल्तुतमिश, इनको अपने जितने भी इनके बेटे थे, उनमें से अपने जिनके जो भी इनके अगर हम कहें तो इनके बच्चों में से इनको कोई भी ऐसे लायक नहीं लगता था। जितने भी इनके बेटे थे, स्पेशली आई विल से बेटे, क्योंकि बेटा ही जो होता है वो ऑर्थोडॉक्सिकली माना जाए कि भी ये वंश को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मैं नहीं मानती। सिर्फ इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश ने भी इस चीज को बायकॉट किया कि भी ऐसा नहीं हो सकता, बेटे ही वंश आगे लेकर के जाएं, ऐसा नहीं है, बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। इसका सिंबल एक इल्तुतमिश से भी हमें मिलता है, क्योंकि इल्तुतमिश को अपने सभी बच्चे ऐसा लगते थे, अपने सभी बेटों में कोई भी जो है अच्छाई नहीं नजर आती थी। वो सभी उसको निकम्मे ही नजर आ रहे थे कि भी ये तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, उसने भी ये बिल्कुल वर्थ ही नहीं है, इनके अंदर काम करने का जो है क्षमता नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी ही कर सकती है। तो आगे इनकी बेटी जो रज़िया सुल्ताना है, अब इन रज़िया सुल्ताना को आगे इन्होंने अपना सक्सेसर घोषित किया था। इल्तुतमिश ने रेफरेंस दिया कि मेरी बेटी रज़िया सुल्ताना ही आगे जो है वो सक्सेसर बनेगी। लेकिन वो एक विमेन थी। विमेन को कोई भी मेल जो है यहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो कहते हैं कि एक औरत, एक विमेन जो है वो शासन नहीं कर सकती। दैट इज वी विल डिस्कस इन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रज़िया सुल्ताना। ये जब हम रज़िया सुल्ताना को डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे। आज के लिए इल्तुतमिश के बारे में इतना ही है। इल्तुतमिश को अपने किसी भी बच्चे में ऐसी दिख ही नहीं रही थी, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी, कोई ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा था कि मेरा बेटे के अंदर ये जो है एक कैपेबिलिटी है कि ये कर सकता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा कैपेबल इंसान लगा कि रज़िया सुल्ताना है। तो रज़िया सुल्ताना को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इल्तुतमिश के बारे में कंप्लीट किया। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको किसी भी चीज़ में डिस्कशन करना है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। एंड आपके मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।